हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। और मैं इसमें आपको सारे मैथ्स के प्रश्न हल कराऊंगा कि मैथ्स के कौन कौन से प्रश्न आए। और ये जितने भी परसेंट हैं वो 100% रियल प्रश्न है। और अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न मैं अभी यहाँ करवाऊँगा आपको। तो अभी मैं पहले ले रहा हूँ इसकी 9 मई 2022 की शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्न। शिफ्ट फर्स्ट फर्स्ट का प्रश्न। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो मैं इसमें जो है वो 35% मैथ के आए थे। 35 क्वेश्चन, 35 में से लगभग आपको मैं 25 क्वेश्चन एज इट इज़ करवा दूंगा। बाकी आपको मैं ऐसा आइडिया दे दूंगा कि 10% आपके इस टाइप के आए थे। पहला प्रश्न अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री का जो था वो था √2 sin y प्लस कोस वाई इज इक्वल टू 5 sin y। और आपसे पूछा था tan y का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को जो करना था तो आपको क्या करना था, इस √2 को इधर लेके आना था। तो यहाँ से आपका आता कोस वाई बराबर, ये आपका आ जाता 5 माइनस √2। और यहाँ से ये आ जाता sin y। अब ये sin y बट्टा कोस वाई इसका इधर भाग दे दो तो ये आ जाता sin y बट्टा कोस वाई इज इक्वल टू 1/5 माइनस का √2। ये आपका इसका मान आ जाता किसका, टेन का। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है आपकी टेन की। तो टेन थीटा बराबर आंसर आ जाता 1/5 माइनस का √2। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसमें जो है वो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ √2 की जगह यहाँ पर रूट कोस में दे दिया जाए। बाकी प्रश्न आपका इसी तरीके का था। अगर मैं आगे चलूँ अगले प्रश्नों पर, तो इसका मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री का था 1/1 माइनस टेन थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन थीटा बराबर वैल्यू थी 4। और आपसे पूछा था कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा 2 बराबर 4। ये 2 से इधर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से ये वैल्यू 2 है तो ये इधर 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 कटा तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ गई, ये दे रखा था 4, यहाँ आ गया 2। तो ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2 से ये कटा 2, 2 इससे गुणा हुआ 2, 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से ये 2 इधर गया ये इधर आया तो 1 बराबर 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√2। तो ये लंब होता है और ये होता है इसका आधार। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं कर्ण निकालूंगा तो कर्ण हो जाएगा √3। तो यहाँ से आपको निकालना था कोसेक स्क्वायर थीटा जो कि होता है कर्ण बट्टा लंब का होल स्क्वायर। और ये होता है आपका कर्ण बट्टा आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण था इसमें √3, √3 का स्क्वायर 3 बट्टा लंब जो था 2 प्लस ये आ जाता 3, इसको 2 से किया 6 और 3 9/2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाता वो आ जाता आपका 9/2। ये दूसरा प्रश्न था। आगे चलूँ मैं इसके तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न आपका समीकरण का था ऐसा कि x² माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0। और एक आपको समीकरण दे रखी थी 3x प्लस 2y बराबर 13। तो आपसे वैल्यू पूछी थी एक्स वाई का मान क्या होगा। आपको पता है इस समीकरण में x का जो मान आता है वो मान वैल्यू आती है 2। सॉरी, यहाँ x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 2, क्योंकि 2 का वैल्यू रखेंगे 4। 4 माइनस 8 प्लस 4, तो ये 4 4 8 में से 8 गए तो कितने हो गए 0। बाकी द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। y की वैल्यू 2 इसमें रख दो तो 3x प्लस 4 बराबर 13। तो x की जो वैल्यू आएगी 4 इसमें से घटेगा 9 और 9 में 3 का भाग देंगे 3। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। ये आपका एक एज इट इज़ प्रश्न दे रखा था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 4 की, तो 4 आपका था x बराबर
ये क्यूब रूट 6 माइनस का 4 दे रखा था और आपसे जो वैल्यू पूछ रखी थी वो पूछी थी x की पावर 3 प्लस 64 सॉरी प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 100 का मान क्या होगा, ये वैल्यू पूछी थी। अब मैं इस 4 को इधर लेता हूँ तो यहाँ x प्लस 4 बराबर 3√6 पावर 3 करते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी बराबर 6। तो x की पावर 3 प्लस 64 प्लस 12 को यहाँ से x से गुणा किया तो 12x² और ये हो जाएगा 16 तिके 48x इज इक्वल टू 6। आपको यहाँ 64 की जगह 100 करना था तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इधर भी 36 जोड़ देंगे, इधर भी 36 जोड़ देंगे तो ये सेम ही वैल्यू होगी और इस वैल्यू का आंसर हो जाएगा 36 प्लस 6 यानी कि 42। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 42। ये इसका 4 नंबर प्रश्न था। अब आगे चलते हैं इसके प्रश्नों पर। 5 नंबर ये आपका था माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्न आपका 9, 10, 12, 8, 9, 10, 9, 13, 14 और 16 ये संख्याएं दे रखी थी। आपसे पूछा था माध्य माइनस बहुलक का मान क्या होगा, ये इससे पूछा था। माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को जोड़ दो और जितनी संख्याएं उसका भाग दे दो। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो संख्या ज़्यादा बार आती है वो उसका बहुलक होती है। अगर ज़्यादा बार की बात करें तो देखो यहाँ 9 एक बार है, यहाँ 9 2 बार है, यहाँ 9 3 बार है। इसका मतलब यहाँ कितनी बार 9 आ रखा है, तो यहाँ 9 जो संख्या आ रखी है वो ये यहाँ पर है 13, तो 9 इसका हो जाएगा बहुलक। अब माध्य निकालना है, तो माध्य निकालना है तो इनको जोड़ देते हैं। 14 और 16 30, 30 के बाद में 30 और यहाँ से इनको जोड़ देते हैं। 12 और 8 20, 30 और 20 50, 50 और ये 20 70, 70 के बाद में 9 9 18, 18 और 9 27, 27 हो गए। 27 और 13 कितने हो गए, 7 और 3 10, 2 3 और 1 4, 40। तो ये 10 और 10 20, 20 20 40, 40 और 30 70, 70 ये हो गए 110 बट्टा संख्या कितनी है 3 3 6 3 9 और 1 10। 10 का जैसे इसमें भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 11। तो यहाँ माध्य आया 11 माइनस का बहुलक 9 यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसा प्रश्न पूछा गया था और ऐसा बार बार इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ 6 नंबर की, तो 6 नंबर था 8 12 7 के और के और इसका आपको माध्य दे रखा था 9 और एक आपका दे रखा था 12 8 15 12 18 12 का बहुलक बराबर बहुलक दे रखा था p और आपसे वैल्यू पूछी थी p माइनस के की वैल्यू क्या होगी। इसका माध्य 9 दे रखा है, इसका मतलब इन सभी को जोड़ के बट्टा 5 करना है। तो 12 और 8 20, 20 और 7 27 यानी 27 प्लस का 2 के बराबर, ये 5 संख्या हैं तो 9 को 5 से कर दो 45, 27 इसमें से गया तो 2 के बराबर 18, तो के की वैल्यू आ जाएगी 9। और बहुलक जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें देखेंगे तो 12 12 और 12 3 बार आ रखा है। इसका मतलब p की वैल्यू 12 आ गई बहुलक। तो 12 माइनस का k की वैल्यू 9 यानी क्या आंसर आ जाएगा 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर था आपका 3। ये दो इसमें माध्य माध्यिका और बहुलक में से पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो आपका है एक ही प्रश्न आया था इसमें पाई चार्ट का प्रश्न। पाई चार्ट का एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से पूछा था। ये इस तरीके से एक ग्राफ बन रखा था और ऐसे एक ग्राफ का प्रश्न था और ये मान लो एक ग्राफ था जिसमें ऐसे दर्शा रखा था, ये परसेंटेज में थे 42%, 50%, 45%, 55% और यहाँ दे रखा था 52% और यहाँ दे रखा था 54%। एक तरफ था आपका प्रतिशत लाभ और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो ऐसे पूछा गया था कि सभी वर्षों में जो प्रतिशत लाभ है उसका जो औसत प्रतिशत लाभ है, औसत प्रतिशत लाभ वो किस वर्ष के नज़दीक है, किस वर्ष के सबसे नज़दीक है। और यहाँ वर्ष आपके दे रखे थे ऐसे 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 ऐसे वर्ष दे रखे थे। तो आपको क्या करना था, 2010, 2011, 2012 आपको जितना भी परसेंटेज दे रखा था, परसेंटेज को जोड़ना था, जोड़ करके एक औसत निकालना था। और औसत जो था, जैसे मान लो आपका औसत आ गया 50.7, ऐसे इस प्रश्न में ऐसे आंसर आता है 50.7। तो 50.7 किसके आसपास है, 50 के। तो इसका मतलब 50 वाला कौन सा वर्ष है, 2008। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें 2008 हो जाता है। ऐसे इसमें प्रश्न था, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास में नहीं है तो मैं इसको पूरा आपको डिटेल में नहीं बता सकता। ऐसा प्रश्न आया था आपका, तो आप एक आइडिया, रफ आइडिया कर सकते हैं। और एक ही प्रश्न आया था ये पाई चार्ट वाले इसमें से। आगे मैं चलूँ आगे वाले प्रश्नों पर। अगर आगे वाले प्रश्नों की मैं बात करूं, तो एक प्रश्न आपका आया था इसमें से कि यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात था वो था 5:3। और वो ऐसे बोल रहा था कि किसी वस्तु पर 15% व 20% की दो दो छूट देने के बाद वह उसका विक्रय मूल्य 2720 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो, ये वैसे आपका घूमने वाला प्रश्न था। अब यहाँ जो था कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, जैसे 15% की छूट थी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 85/100 और 20% का मतलब 80/100, और ये विक्रय मूल्य के बराबर होती है 2720। काट दिया 4, ये काटा 5, 17 पंजे 85, ये आ जाएगा 20। अब यहाँ से 17 का भाग दे देते हैं, 17 एकम 17 बचा 10, 102, 17 छक्के 102, तो ये हो जाएगा 160। 4 का भाग दिया 40, और इसको 100 को इससे गुणा किया, तो अंकित मूल्य जो आ गया वो आ गया आपका 4000। अंकित मूल्य 4000 है, यानी कि ये 5 की वैल्यू है, तो ये 800 है। तो इसको भी 800 से गुणा करेंगे, 8 3 2400, यानी कि क्रय मूल्य इसका कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। एक आपका प्रश्न ये दे रखा था। इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं प्रश्नों की, तो एक प्रश्न आपका था कि एक आपको दे रखा था अर्धगोला, और अर्धगोले के ऊपर एक था शंकु, और आपको इसमें दे रखा था कि गोले का व्यास, जो दे रखा था गोले का व्यास, ये था आपका 12 सेंटीमीटर। और आपसे बोला था शंकु की ऊंचाई, हाइट जो थी वो दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। और इसके चारों तरफ पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, यदि दर 100 पाई प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो। यहाँ ये पाई वाला चक्कर इसमें दे रखा था, 100 पाई प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो अगर मैं बात करूँ, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6, इसकी हाइट हो जाएगी आपकी 8, तो इसकी ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 10। तो यहाँ से आपको निकालना था, तो एक तो लगेगा पाई आर एल, और एक लगेगा आपका इसका बाहर का 2 पाई आर स्क्वायर। पाई को नहीं करना टच, पाई गुणा आर की वैल्यू 6 गुणा एल की वैल्यू 10 प्लस 2 पाई गुणा 6 36 को 2 से किया 72 पाई, और यहाँ से ये आपका आ जाएगा 60 पाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 132 पाई, 132 पाई, और इसको 100 से गुणा करना था, तो 132 गुणा 100, यानी कि आपका 13,200 रुपये इसका क्या आ जाएगा, टोटल खर्च। अभी 100 की जगह जो है ना, वो एग्ज़ाम में शायद 25 20 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ये पूरा एग्जैक्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन इसी तरीके का आपका प्रश्न सेम डिटो प्रश्न आया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न था। अगले प्रश्न पर मैं चलूँ, तो अगला प्रश्न था, एक आयत दे रखा था इस तरीके से, और एक आयत में ये ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। इस आयत की आपको भुजाएं जो दे रखी थी, BC का मान दे रखा था 8 सेंटीमीटर, इसका मान दे रखा था 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला था कि एक वृत्त इसके अंदर है, और वृत्त जो है वो AB BC और DC को टच कर रहा है, यानी कि इस तरीके से एक वृत्त जो था वो इन तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, और इस वृत्त का केंद्र बिंदु है पॉइंट O। और आपसे बोला था BOC का क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे पूछा था त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, ये इसका आधार है, ठीक है,
इसकी यहाँ से मैंने लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण है। आपको ये इसकी त्रिज्या है। अब त्रिज्या जो है ना वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये इसका व्यास है, और ये आपको पता है कितना है, 8 है। तो 8 है तो ये इसकी त्रिज्या 4 हो जाएगी, तो ये इसकी भी त्रिज्या है तो ये भी 4 हो गई। तो 1/2 8 गुणा 4, 2 से काटा 2, यानी 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज का आ जाएगा। ये इसका प्रश्न था। इसके बाद में अगर मैं आगे चलूँ तो एक प्रश्न आपका सीधा सीधा थ्योरम का था कि कोई एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, एक तो मान लिया स्पर्श रेखा है पी आर और एक स्पर्श रेखा है आपकी एस टी। एक स्पर्श रेखा है एस और टी। एक तिर्यक स्पर्श रेखा है जो इन दोनों स्पर्श रेखाओं को काटते हुए और इस वृत्त को टच करते हुए, मान लेते हैं इस पॉइंट ए पर टच कर रही है, और ये बिंदु है बी मान लिया और ये बिंदु है सी, और वृत्त का केंद्र आपको दे रखा था ओ। तो आपसे पूछा था ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर इन दोनों का, किसका, यानी कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। ये आपकी सीधी सीधी थ्योरम है। तो कोण बी ओ सी का जो मान होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों होता है, देखो यहाँ पर इनको अगर मैं मिलाऊँ, बात करूँ इनकी मिलाने की, तो यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दिया। अब एक बार के लिए इसको ऐसे टच कर दो इससे। अब यहाँ से अगर देखोगे ना तो ये इसकी स्पर्श रेखा, ये इसकी स्पर्श रेखा, दोनों बराबर है यहाँ से। और ये जो बीच का इनका जो कोण होता है वो कितना होता है, यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये अगर x होगा ना तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, और पूरा जो टोटल कोण है ना वो 360 का होता है। तो 2x + y बराबर होता है 360, सॉरी 180 का, और x + y की जो वैल्यू आएगी वो 90 आएगी। और आपको पता है यही कोण पूछा था, और ये है x + y, और x + y का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया था। आगे मैं अगर प्रश्न की बात करूं तो एक प्रश्न आपका आया था औसत का। औसत से रिलेटेड प्रश्न था। औसत में दे रखा था कि 25 संख्याओं का जो औसत है वो है 50। तो इसको मैं लिख देता हूँ, संख्याओं का योग हो गया 1250। इसने बोला प्रथम 12 संख्याओं का जो औसत है वो आपका दे रखा 40, तो इसको मैं लिख दूँ 360। इसने अगला बोला कि अगली 10 संख्याओं का जो औसत है वो है 60, मैंने यहाँ लिख दिया 600। इसने फिर बोला कि शेष बचे 3 संख्याएं, शेष 3 संख्याएं प्लस 70 प्लस 72 का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा था। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया 960, और इस 1250 में से 960 को घटा देते हैं। 0 15 में से 6 गए 9, 10 290, तो ये आ जाता 290 प्लस 70 प्लस 72 बट्टा, और इसमें भाग देंगे 5 का, तो ये आ जाएगा 2, 7 7 14, 14 और 9 कितने हो गए आपके 23, 2 और 2 और 2 4 बट्टा 5, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 3 32, यानी 6 पंजे 30.4, 86.4। लेकिन जो इसके जो आपके डाटा है वो थोड़े से इसमें मिस बता रहे हैं, लेकिन जो अगर पेपर का देखें तो पेपर में आपका 71 आंसर आ रहा था। ठीक है, औसत वाले का पेपर में 71 आंसर इसमें बता रहे थे। ठीक है, ये आपका एक औसत का प्रश्न था। औसत के बाद में अगर मैं बात करूं आगे वाले प्रश्नों की, तो आगे वाला एक आपका आया था आयु में से प्रश्न, आयु वाले में से प्रश्न। इसमें आपको ऐसे दे रखा था कि 5 वर्ष पूर्व एक पिता और एक पुत्र की जो आयु का अनुपात है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आपका दे रखा था 3:1। ठीक है, और जो वर्तमान में जो उनका अनुपात दे रखा था वो दे रखा था 5:3। और फिर बोला था कि कितने वर्षों बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, पिता की आयु की आधी हो जाएगी। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जितना अंतर है, देखो ये 5 वर्ष का अंतर है तो आप लिख दो 5 गुणा, जो आगे वाली संख्या है इनका अंतर लिख दो 2, फिर इन दोनों का अंतर यहाँ से इनको क्रॉस गुणा करो 5, और यहाँ से सॉरी इनका कितना आ रहा है 5 और 2 दे रखी है, यहाँ 5 और 2 दे रखा है, तो इनका अंतर 5 और ये 6,
यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 10। 10 आ गया। अब इसको गुणा कर दो, यानी 10 ये 30 और ये हो जाएगा आपका 10। तो अब इसको मैंने यहाँ लिखा तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 15। और ये वर्तमान है। अब इस वर्तमान से अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो 10 जोड़ते ये हो जाएगा 25 और यहाँ से ये हो जाएगा 45। तो ये इसमें कुछ आंसर में आपके इसमें 5:2 और 3:1 वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है। बाकी सेम प्रश्न आपका इसी तरीके का था और इस टाइप से आपको करना था कि कितने वर्ष के बाद में ये इसकी डबल आयु होगी। ये इसमें पूछा था, प्रश्न में थोड़ा डाटा मिस्टेक है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं, आगे एक प्रश्न सीधा सिंपल सा था। 0.17 y बराबर 1.02 x। तो आपसे पूछा था x बट्टा वाई का मान क्या होगा। तो x बट्टा वाई जो आएगा वो 0.17 बट्टा 1.02। आप इसमें से पॉइंट हटा दो, दो इधर है दो इधर है तो 102, 17 छके 102, 1:6। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगले प्रश्न में था एक गोला दे रखा था और इस गोले की जो त्रिज्या थी वो 8 सेंटीमीटर थी और इसकी जो मोटाई थी वो आपकी थी दे रखी थी 1 सेंटीमीटर। और आपसे बोला था कि इसके शीशे की कीमत कितनी होगी, कीमत कितनी होगी। और शीशे की जो लागत थी, शीशे की लागत वो आपकी दे रखी थी 25 पाई प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको वही निकालना था गोले का। 4/3 पाई गुणा बाहर वाली त्रिज्या हो जाती 9, अंदर वाली 8, तो 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। पाई को इसमें टच नहीं करना है क्योंकि यहाँ पाई इसमें दे रखा था ऑलरेडी। 9 का होता है 729, 8 का होता है 512, इसमें से घटा देते हैं तो ये आएगा 217। ठीक है 217, तो ये आ जाएगा 217, घटा दिया 217। तो 4/3 गुणा 217 पाई की जगह सीधा गुणा कर देंगे 25 से और जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलें तो आगे आपका प्रश्न था कि एक प्लेटफॉर्म की एक ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई आपको दे रखी थी 420 मीटर और ट्रेन की स्पीड दे रखी थी 54 किलोमीटर प्रति आवर। और पूछा था कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी। तो ये मीटर में और ये किलोमीटर में, तो इसको चेंज करने के लिए मैं गुणा करूँगा 5/18 से और तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से ये 420 नहीं था, सॉरी 450 था। अब यहाँ से आपको निकालना था वो निकालना था समय। तो समय निकालना था तो दूरी बट्टा 4 और दूरी आपकी दे रखी थी 450/15, तो ये आपका आ जाता 30 सेकंड। 30 सेकंड में इसको क्या कर देगी, पार कर देगी। आगे में टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आए थे। तो टाइम एंड वर्क का पहला प्रश्न था ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी किसी काम को 90 दिन में करता है। ए कार्य को करता है स्टार्ट और ए के बी जो है वो 7 दिन बाद में, 7 दिन बाद में आता है और सी 8 दिन बाद आता है। तो आपको पूछा था कि 8 दिनों के बाद शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो इनका जो है वो एलसीएम कितना आ जाएगा 360, तो ये आ जाएगा 9, 10 और 4। ए ने स्टार्ट किया, ए ने 8 दिन काम करेगा तो 8 ए, 7 दिन बाद बी आया तो बी 1 दिन काम करेगा और सी फिर तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो 8 दिन का 9 × 72, तो काम ए का हो गया और 10 काम इसका हो गया। 72 और 10 कितना हो गया 82। तो 360 में से 82 काम हो चुका है। 10 में से 2 गया 8, 9, 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 278। 278 काम करवाना है किससे, तीनों से। तो तीनों की जो क्षमता है वो कितनी होगी 23, तो 23 का भाग दे दो। 23 एकम 23, 4 48 और 23 दूना 46 और 12 सही 2/23 दिन। ये इसका सही आंसर था। 12 सही 2/23 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाता। इसके बाद में अगला एक प्रश्न था कि
एक आदमी किसी कार्य को करता है 20 दिन में, और एक औरत उस कार्य को करती है 30 दिन में। तो आपसे पूछा था उसी कार्य को 2 आदमी प्लस 3 औरत मिलकर के कितने दिनों में करेगी। तो वही एलसीएम आ गया 60, इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2। तो ये 3 इसकी क्षमता आदमी की, तो 3 को 2 से गुणा किया 6 काम करेगा, 2 को इससे गुणा किया 6 काम करेगा। तो ये टोटल एक दिन में 12 काम करेंगे, और काम कितना देर का, टोटल 60। तो 60/12 यानी कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अगर अगले प्रश्न की बात करूं मैं, तो अगला प्रश्न आपका था, एक था कि एक 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या का 1/7 भाग उस संख्या के 1/2 से 15 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको क्या करना था, 1/2 माइनस 1/7 बराबर 15। तो ये एलसीएम आ जाता 14, ऊपर आ जाता 5। तो ये 5x बराबर 15, 5 से ये कटता तो ये 3 को 14 से गुणा करते तो x का मान आ जाता 42। तो ये इसका सही आंसर था। आगे मैं चलूँ तो इसका था एक प्रश्न एलसीएम का था कि 245, 175 और 385 का HCF कितना होगा। HCF तो देखो यहाँ इसमें 7 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का 5 का भाग जा रहा है, इसमें 7 का और 5 का भाग जा रहा है। तो इसका जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाता, 35। बाकी जो इसके ऑप्शन थे वो 25 था, 5 था, 35 था और एक 7 था। ऐसा था तो आप ऑप्शन देख के भी 35 इसका कर सकते थे। अब अगर मैं आगे बात करूं इसके प्रश्न की, तो प्रश्न दे रखा था 1/4, 5/8, 2/3, 3/4 और 4/5 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल के है तो आपसे पूछा था 1/k-2 कोष्टक 1/k+3 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो आपको पता है मैंने इसको सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में नहीं आया था प्रश्न। 5 चौक 20 और 8 ये बड़ी है, 8 दूनी 16, 5 3 15, ये 16 वाली बड़ी है। सबसे जो छोटी होगी 1/4, सबसे बड़ी होगी 4/5। तो 1/4 गुणा 4/5, ये 1/5 आंसर आ जाएगा किसका, के का। तो 1/k का मान होगा 5 - 2 और 5 + 3, तो ये 3 × 8 कितना आंसर आ जाएगा, 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 24। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसके मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिले, तो मैं बता देता हूं। एक आपका था CI और SI का 3 साल का डिफरेंस दे रखा था, और ब्याज की दर रेट आपको दे रखी थी, और आपसे पूछा था कि मूलधन कितना है। तो आप फॉर्मूला लगा देते, 3 साल के SI और CI का जो अंतर होता है, 3 साल के CI माइनस SI का डिफरेंस जो होता है वो होता है PR² 300 + R बट्टा 100 × 100 × 100। ये फॉर्मूला लगा देते, R दे रखा था, D दे रखा था, 100 लगा देते, P की वैल्यू आपके पास में आ जाती। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक प्रश्न आपका साधारण ब्याज का था कि कोई जैसे मान लो रुपए दे रखे थे 5,000 रुपये, एक भाग तो उसका दिया 8% पर, दूसरा भाग उसका दिया 10% ब्याज की दर पर, और उसे 2 साल बाद में 2 साल के बाद में उसे कुल मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका दे रखा है 180 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा था 8% पर दिया गया धन, ऐसा प्रश्न आया था। तो यहाँ बीच में जो मिश्रण लगा देंगे एलिगेशन, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट डेटा मुझे इसकी याद नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ।
तो आपके इस तरीके से टोटल मेरे हिसाब से लगभग 27 के आसपास प्रश्न हो गए हैं। बाकी जो 8 प्रश्न थे वो सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन के या एक एक आपका टाइम एंड वर्क का, इस तरीके के आपके प्रश्न आ रखे थे। अगर आपको लग रहा है सभी सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप जब आंसर की आएगी तो तब देख लेना कि एक भी इसमें से मिस नहीं होगा। सेम इसी टाइप के आपके प्रश्न आए थे और यही प्रश्न आपके एग्जाम में थे। ये हम बात कर रहे हैं 9 मई 2022 की शिफ्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, शिफ्ट फर्स्ट की। और आगे की वीडियो में बता दूंगा कि कितना इसका सेफ स्कोर है और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।